शुरू होने जा रहा है। ये कार्यक्रम 20 मिनट विलंब से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर अरुण कुमार, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जो करेंगे डॉक्टर विनायक देशपांडे, और प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि जस्टिस पीजी बोरसे पाटिल। और ये कार्यक्रम जो एक तरह से जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो एडवोकेट प्रकाश मेघे, इन सभी महानुभावों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाए। प्रोफेसर वाइस चांसलर विनायक देशपांडे, वो तो मेहमान हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, लेकिन वो अपने हैं, नागपुर के ही है, घर के ही है। और जस्टिस पीजी बोरसे पाटिल, मैं श्याम पांडरी पांडे, इसके जिन्होंने ये शुरू किया काम 3, 4, 6 लोगों में, उनमें से यहाँ जो उपस्थित है उनमें से लगभग सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आपको थोड़ा संक्षेप में बताना जरूरी है। आज शनिवार है और वो भी 4th सैटरडे, चौथा शनिवार है। नागपुर शहर में शनिवार और रविवार को शाम के समय कार्यक्रमों की भरमार होती है। आज और 2 कार्यक्रम हैं शाम को, तो इसलिए, और ऐसे लोग होते हैं कि जो हर किसी कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, लेकिन एक साथ अगर 2-4 कार्यक्रम हो तो हर कार्यक्रम में तो नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ उपस्थिति कम दिख रही है। सम्मानित मंचासीन अतिथि और श्रोतागण, पीपल फॉर इक्वलिटी, एमिटी एंड कम्युनल एमेंसिपेशन, ये एक हमने जो संगठन बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, लगभग इसको 1 साल या थोड़ा सा ज़्यादा समय हुआ है। हमने 2014 से इस देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनल पोलराइजेशन और क्रोनी कैपिटलिज्म, बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म, ये जो चल रहा है, और खासकर विद्वेष पर आधारित जो कम्युनल पोलराइजेशन एक प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है, उसके विरोध में समाज प्रबोधन करने की दृष्टि से, उसके विरोध में नागपुर शहर में और विदर्भ में एक सामाजिक आंदोलन करने के दृष्टि से हमने पीस ये संगठन बनाया। इसमें पत्रकार हैं, वकील हैं, समाजकर्मी हैं, प्रोफेसर्स हैं और बाकी भी सुबुद्ध नागरिक हैं। हमने 4-5 अच्छे कार्यक्रम पीस के किए हैं। आप सभी जानते होंगे, महाराष्ट्र के एक मशहूर पत्रकार निरंजन टकले, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए मशहूर है, जिन्होंने हू किल्ड जज लोया ये किताब लिखी, जो बहुचर्चित है, और वो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और भी भाषाओं में
जिसका अनुवाद हुआ, उनका एक हमने अनौपचारिक चर्चा का कार्यक्रम लिया था। दिल्ली के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक शोध पत्रकार है धीरेन्द्र झा, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या पर गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ द माइंड ऑफ गोडसे इसी किताब लिखी है। उनका हमने वो जब नागपुर में आए थे तब उनका हमने उन्हीं के किताब पर उनका भाषण हमने आयोजित किया था। जेएनयू के और एक प्रोफेसर, उनका भी हमने यहाँ एक भाषण आयोजित किया था। और अभी हमारे जो एक सदस्य है एडवोकेट प्रकाश मेघे, उनकी कृपा से, उनकी ओर से प्रोफेसर अरुण कुमार साहब का ये भाषण का कार्यक्रम हमें हासिल हुआ है। आप सभी जानते हो कि एडवोकेट प्रकाश मेघे के पिताजी दिनकर मेघे नागपुर में लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी स्मृति में प्रकाश मेघे वर्धा में हर साल एक भाषण का आयोजन करते हैं। इस साल उन्होंने प्रोफेसर अरुण कुमार के भाषण का आयोजन किया था और वो पीस के मेंबर है, तो उन्होंने कहा कि अरुण कुमार जी नागपुर आ रहे हैं, उनका भी हम यहाँ पर हमारी ओर से भी हमारे मंच पर भी एक भाषण आयोजित कर सकते हैं। अरुण कुमार साहब ने ये स्वीकार किया। नागपुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रह चुके हैं और उसके पहले नागपुर यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के जो हेड रह चुके हैं, अभी जो रायसोनी कॉलेज के प्रिंसिपल है, हम सब लोगों के बहुत करीबी मित्र हैं डॉक्टर विनायक देशपांडे। उनके पास हम पहुंच गए, यानी उनसे संपर्क किया टेलीफोन पर और उन्हें आग्रह किया कि इस कार्यक्रम की आप अध्यक्षता करिए। उन्होंने स्वीकार किया। पीजी कोलसे पाटिल जो नागपुर में अभी कुछ दिनों से है और यहीं पर और कुछ दिन विदर्भ में रहने वाले हैं, भ्रमण करने वाले लोगों से मेलजोल करने वाले हैं, उन्हें हमने आग्रह किया कि इसके विशेष अतिथि के रूप में आप आइए। इन सब लोगों ने हमारे इस आग्रह का स्वीकार किया। इसको हम एक तरह से आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। मैं अभी स्वागत के कार्यक्रम में अपने विवेक देशपांडे, आप जानते हो, जो इंडियन एक्सप्रेस के एक स्टार जर्नलिस्ट रहे हैं 30 साल से अधिक, उन्हें मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर अरुण कुमार का स्वागत करने के लिए। पीस की एक जुझारू कार्यकर्ता श्यामला सन्याल, उन्हें मैं आग्रह करता हूं कि वो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विनायक देशपांडे जी का गुलाब पुष्प देकर स्वागत करें। अमिताभ पावड़े जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो जस्टिस पीजी कोलसे पाटिल जी का गुलाब पुष्प देकर स्वागत करें। अतिथियों का और आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे की कार्यवाही चलाता हूँ। यस, फिर भी जयदीप हरडीकर को मैं आग्रह करता हूं कि वो प्रकाश मेघे जी का स्वागत करें। प्रकाश मेघे हमारे सदस्य हैं,
बहुत सक्रिय सदस्य हैं, हमारे मीटिंग्स में भी आते रहते हैं, कार्यक्रमों में भी आते रहते हैं। फिर भी ये प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अर्थतज्ञ हैं, उनका कार्यक्रम उन्होंने हमें मुहैया किया, उसके लिए उनको हमने धन्यवाद देना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ। अभी एडवोकेट प्रकाश मेघे जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम के तीनों अतिथियों का परिचय करें। हम इस तरह से ये करेंगे कि हर अतिथि का परिचय उनके भाषण के पूर्व होगा। तो मैं प्रकाश मेघे जी को तीनों अतिथियों का परिचय करने के लिए यहाँ पर आने की विनंती करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विनायक देशपांडे, आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर अरुण कुमार जी और न्यायमूर्ति बीजी गोलसे पाटिल, मंच पे प्रधान श्याम पांडे जी, यहाँ उपस्थित साथियों, मेरे को प्रोफेसर अरुण कुमार जी का परिचय की जिम्मेदारी दी है, मगर मुझे नहीं लगता कि आप में से यहाँ जो उपस्थित है आज उनका नाम सुनकर ही आप लोग यहाँ उनको सुनने के लिए आए हैं। आज हम जानते हैं कि प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और विशेष तौर पर जो काले धन के मामले में जो अलग अलग थियरीज उसके बारे में जो अभ्यास किया गया है, उसमें से एक प्रमुख अभ्यासक हमारे देश के हैं। उन्होंने कई लेख किताबें लिखी है और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश का, वो उनका फेमस किताब है। उनका शिक्षा उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से फिजिक्स में पीएचडी की है, मगर बाद में फिजिक्स के बाद में उनका पूरा झुकाव इकोनॉमिक्स की तरफ, अर्थशास्त्र की तरफ रहा और बाद में उन्होंने अर्थशास्त्र में भी पीएचडी की और उसके बाद जेएनयू में वो 30 साल से ज्यादा प्राध्यापक रह चुके हैं। अभी 2015 में वो जेएनयू से रिटायर्ड हुए और उसके बाद में भी लगातार वो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस और ये अर्थशास्त्र के बारे में उनका जो विचार है वो उसका प्रसारित करना उनका रहता है। उनका जो स्पेशलाइजेशन जो है वो एक पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 3 विषय उनके स्पेशलाइजेशन के हैं। फिलहाल वो माल्कम एडिशिया चेयर प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस न्यू दिल्ली में वो माल्कम एडिशिया चेयर प्रोफेसर है और मैं और आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, वो अभी आपके सामने उनकी बात रखेंगे। चेयरमैन साहब तथा मंच पे बैठे अन्य लोग और हॉल में उपस्थित सभी साथी, तो मुझे कहा गया कि मैं आज जो गैर बराबरी है समाज में, असमानता है, उसके बारे में अपनी बात रखूं। तो बातें तो रखने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन मैं संक्षेप में रखूंगा क्योंकि इन सब चीज़ों पे मैंने काफ़ी लिखा है। तो अगर किसी को और ज़्यादा उत्सुकता होगी तो वो किताबों में, आर्टिकल्स में उन चीज़ों के बारे में और सोच सकते हैं। तो मेरी एक पुस्तक है इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, परसिस्टिंग कॉलोनियल डिसरप्शन, जो 2013 में आई थी, उसमें काफ़ी विस्तार से इस पे चर्चा है। फिर प्रकाश जी ने जैसे बताया कि काले धन पे मेरी काफ़ी रिसर्च रही है 1980 से। सबसे पहले काले धन की अर्थव्यवस्था पर मैंने 1979-80 में जब बेरर बॉन्ड्स आए थे उस समय लेख लिखा था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, और उसके बाद बहुत सारी रिसर्च की
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो काले धन की जो एक रिपोर्ट थी 1985 में, उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में काम किया, तो वहाँ पे भी था। फिर काले धन के बारे में पुस्तकें भी हैं मेरी। और फिर जैसे जीएसटी आया तो उसको मैं कहता हूँ ग्राउंड स्कॉर्चिंग टैक्स, क्योंकि उसने जो निचले स्तर है उसको धराशायी कर दिया। तो उसके ग्राउंड स्कॉर्चिंग टैक्स में भी काले धन की बात, टैक्सेशन की बात, पब्लिक फाइनेंस की बात, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो गैर बराबरी है आज समाज में, इनइक्वालिटी है, उसके बारे में चर्चा है। अभी लेटेस्ट जो किताब आई थी कोरोना काल में, उसमें भी ये गैर बराबरी किस प्रकार से बढ़ी है, जो नीचे के तबका है उसकी क्या परेशानियां हैं, उसके बारे में भी मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। तो सबसे पहली बात जो समझने की है कि भारत जो देश है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब यूरोप में इतने सारे देश हैं, पर यूरोप की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमारे देश भारत में है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि जब हम सोचते हैं तो हम थोड़ी सी बात सोच पाते हैं, उसको गहराई में नहीं सोच पाते। सबसे बड़ी जो एक हमारे देश में जो डिवीज़न है वो है संघर्ष क्षेत्र और असंघर्ष क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र जो है वो डेफिनेशनली मतलब उसमें जो लेबर है वो संगठित नहीं है, वो अपने राइट्स के लिए डिमांड नहीं कर सकता है। जो संगठित क्षेत्र है वहाँ पे यूनियंस हैं, वो अपने राइट्स के लिए कुछ अपनी बात पेश कर सकते हैं। तो 94% जो वर्कर्स हैं वो असंगठित क्षेत्र में, 6% वर्कर्स संगठित क्षेत्र में, यानी कि हमारा जो संगठित क्षेत्र बहुत छोटा है। तो ये जो एक असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र के बीच का जो डिवाइड है वो बहुत ही बड़ा है, और उसके चलते हुए हमारी जो गैर बराबरी देश में है उसको समझने में हमें आसानी होती है। क्योंकि हो ये रहा है कि जो 6% संगठित क्षेत्र है ये तो तेजी से बढ़ रहा है, और जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट में है। तो ये गिरावट जो है, एक तबका इधर जा रहा है, एक तबका इधर जा रहा है, जिसको लोगों ने नाम दिया के शेप रिकवरी। मतलब के में एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो के शेप हमारा जो ग्रोथ का पैटर्न है। इसमें भी असंगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग कृषि में काम करते हैं, उसमें 45% है, यानी 94% में करीब करीब आधा 45% कृषि में है, और बाकी जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अब इनकी स्थिति क्या है? अजीम प्रेम जी की एक स्टडी आई थी 2020 में, जैसे ही पैंडेमिक आया, उन्होंने बताया कि पैंडेमिक के दौरान 84% वर्कर ने कहा कि हमारी आमदनी गिर गई है या हमारी आमदनी खत्म हो गई। ये सारे असंगठित क्षेत्र के थे। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि 90% जो वर्कर्स हैं उन्होंने कहा हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है कि हम एक हफ्ते बिना काम किए अपना काम चला सकें, यानी कि वो एज ऑफ सर्वाइवल पे, जरा कोई परेशानी आती है तुरंत वो नीचे आ जाते हैं। तो ये जो परेशानी है असंगठित क्षेत्र की, वो इतनी बेतहाशा परेशानी है कि उसमें वो सर्वाइवल की सिचुएशन है, सर्वाइवल उनके लिए परेशानी का है। इसीलिए आपने देखा कि किसी और बड़े देश में इतनी बड़ी तादाद में लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन नहीं किया जितना भारत में हुआ। लाखों करोड़ों लोग इतनी भरी गर्मी में बच्चों को लिए, सामान लिए, सैकड़ों मील चलने को तैयार हो गए। उनके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन वो क्योंकि शहरों में वो क्या करें, जब आमदनी खत्म हो गई तो उनको पलायन करना पड़ा। तो ये दिखा रहा है कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसकी स्थिति कितनी गड़बड़ है। अब ये जो हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जो गैर बराबरी की बात करते हैं, ये भी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि हम किस प्रकार से ये इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। तो ये 3 तरह से हम मेजर कर सकते हैं इनइक्वालिटी को। एक तो है वेल्थ में इनइक्वालिटी, मतलब आपकी संपत्ति जो है, अमीर की और गरीब की वो संपत्ति में कितनी गैर बराबरी है। दूसरा है इनकम में, आप आमदनी कितनी कमाते हैं, वो आमदनी जो आप कमाते हैं वो जो ऊपर का तबका है वो कितनी कमाता है, नीचे का तबका। और तीसरी गैर बराबरी है कंजम्पशन, मतलब जो आप खपत करते हैं। ये तीनों अलग अलग तरह की गैर बराबरी है, और इसमें एक हायरार्की है। तो इसी दौरान प्राइस का एक सर्वे आया कि 2015-16 के कंपैरिजन में 2021-22 में जो सबसे नीचे का 60% तबका है उनकी आमदनी कम हो गई, और जो ऊपर का 40% का तबका है उनकी आमदनी बढ़ गई। और सबसे ज़्यादा गिरावट हुई जो सबसे गरीब
20% हो गए, और सबसे ज़्यादा बढ़त हुई तो सबसे ऊपर के 20% हो गए। तो ये प्राइस का जो सर्वे आया वो दिखा रहा है कि गैर बराबरी कैसे बढ़ती चली गई। उसी तरह एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में बताया कि 1% लोग भारत में 22% आमदनी कमाते हैं, 1%, और 50% जो नीचे के हैं वो 13% आमदनी कमाते हैं। तो ये एक इनकम इनइक्वालिटी का मेजर है। फिर उसी तरह क्रेडिट स्विस की 2018 की वेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई, यानी कि संपत्ति की रिपोर्ट जो आई, वो दिखाता है कि जो रिचेस्ट 1%, जो सबसे अमीर तबका 1% है, उनके पास 51.5% वेल्थ है। मतलब आमदनी में 22% है, लेकिन वेल्थ में 51.5% है। यानी वेल्थ इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी से कहीं ज़्यादा है। और जो रिचेस्ट 10% है, जो ऊपर के 10% है, उनके पास 77.4% की वेल्थ है। और जो नीचे का तबका है 60%, उनके पास सिर्फ 4.7% की वेल्थ है। यानी कि नीचे का तबका 60%, उनके पास 4.7%, जो ऊपर का 1%, उनके पास 51.5% वेल्थ। यानी वेल्थ इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी से कहीं ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि हम इनइक्वालिटी मेजर कैसे करते हैं। ये इनइक्वालिटी मेजर करते हैं जो आंकड़े आते हैं उनके आधार पर। तो आंकड़े जो आते हैं वो तो सफेद अर्थव्यवस्था के आते हैं, काले अर्थव्यवस्था के तो आंकड़े आते नहीं। तो अगर काले अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी अगर आप जोड़ लें, तो जैसे कि हमने अपनी पुस्तक में बताया कि जो इनइक्वालिटी ऊपर का 3% और नीचे का 40%, उसके बीच में अगर आप इनकम का इनइक्वालिटी देखें तो 12:1 का रेशियो, पर ब्लैक इकोनॉमी इंक्लूड कर लें तो 57:1 हो जाता है। तो असली इनइक्वालिटी ब्लैक इकोनॉमी से आती है, और वो इन आंकड़ों में दिख नहीं रही। जो चाहे वो वेल्थ रिपोर्ट हो, वो चाहे इनकम रिपोर्ट हो, तो असली इनइक्वालिटी इन आंकड़ों में भी नहीं है। पर ये जो आंकड़े सफेद अर्थव्यवस्था के हैं, यही दिखा रहे हैं कि इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। काले धन को अगर इंक्लूड कर ले तो वो इनइक्वालिटी और भी कहीं ज़्यादा हो जाती है। अब दूसरी बात कि ये जो इनइक्वालिटी का मेजर है वेल्थ का, वो फाइनेंशियल एसेट्स के आधार पर है। उसमें रियल एस्टेट बहुत कम है, क्योंकि रियल एस्टेट में काला बहुत चलता है। तो जो आपने रियल एस्टेट खरीदा उसमें 40% ब्लैक हो गया या 50% ब्लैक हो गया, तो वो तो फाइनेंशियल जो एसेट्स में आता नहीं है। तो अगर हम रियल एस्टेट भी जोड़ दें उसमें, तो इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनइक्वालिटी जो के मेजर जो है, जो दिए गए हैं, वो पूरी बात नहीं दिखाते हैं। पर देश में जो गैर बराबरी है, जो इनइक्वालिटी है, वो बेतहाशा है। अब जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है, वो क्या दिखाता है। दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2018 का, उसकी रिपोर्ट आती है 2021 में। तो जो वो रिपोर्ट आती है वो दिखाती है कि दिल्ली में जो 90% लोग हैं वो 20,000 रुपये से कम एक्सपेंडिचर करते हैं, और 98% 50,000 रुपये से कम करते हैं। अब क्योंकि दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की प्रति व्यक्ति आय से 3 गुना ज़्यादा है, तो उसको आप डिवाइड कर दें तो पता लगेगा कि 90% जो देश के परिवार हैं वो 10,000 रुपये से कम खर्च करते हैं, और 98% जो परिवार हैं वो 20,000 रुपये से कम खर्च करते हैं। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये दिखाते हैं कंजम्पशन इनइक्वालिटी सबसे कम है, इनकम इनइक्वालिटी उसके बाद है, और वेल्थ इनइक्वालिटी उसके और भी ऊपर है। वजह क्या है कि जो गरीब आदमी है उसकी कोई सेविंग नहीं होती है, और सेविंग नहीं होगी तो आपकी वेल्थ नहीं बढ़ेगी। जो अमीर है उसकी सेविंग होती है तो उसकी वेल्थ बढ़ती रहती है। तो इसीलिए वेल्थ जब बढ़ेगी तो वेल्थ कैपिटल होता है, कैपिटल पे आप कुछ आमदनी कमाएंगे तो आमदनी भी बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा होती है, इनकम इनइक्वालिटी उससे कम होती है, और कंजम्पशन इनइक्वालिटी और भी कम होती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो किस इनइक्वालिटी की बात करते हैं, कंजम्पशन की, इनकम की, या वेल्थ की। क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, पर ये तीनों में इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये हायरार्की ऑफ इनइक्वालिटीज को मैंने कहा, इसमें मैंने कई बार ये भी लिखा हिंदू में भी, वायर में भी, कि इस प्रकार से हमको इनइक्वालिटी को समझना चाहिए। अब एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात है कि इनइक्वालिटी किस किस तरह से होती है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी होती है कैपिटल और लेबर के बीच में। कैपिटल अगर आपके पास है तो आप एक कंपनी से आपका प्रॉफिट आएगा, आपका डिविडेंड आएगा, तो हो सकता है कि आपको 10,000 करोड़ की कमाई हो। अगर आप अंबानी हैं या अडानी हैं
वर्कर है वो तो वेजेस ही पाता है और उसकी वेजेस बहुत कम है। जैसे कि असंगठित क्षेत्र में जो ई श्रम पोर्टल है उसमें 30 करोड़ जो लोग रजिस्टर्ड है वो कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। तो एक तरफ 10,000 रुपये से कम कमाने वाले हैं, एक तरफ जो है जो 10,000 20,000 करोड़ रुपए साल में कमा लेते हैं और उनकी वेल्थ लाख करोड़ भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में जब उछाल आता है तो उनकी वेल्थ बढ़ जाती है। तो इसलिए जो कैपिटल और लेबर सबसे बड़ी इनइक्वालिटी वहाँ से आती है कि जो कैपिटल जिसके पास होता है और जो लेबर जिसे कमाता है वो उसके बीच में इनइक्वालिटी है। फिर हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसमें माइक्रो यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स आते हैं। तो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसमें कहते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, और फिर लार्ज यूनिट्स। तो लार्ज यूनिट्स जो है वो सिर्फ 6,000, उनको 6,000 में 1,500 एक्टिवली ट्रेडेड है स्टॉक मार्केट में, 6,000 में, और स्मॉल और मीडियम 6 लाख और माइक्रो यूनिट्स 6 करोड़, यानी 6,000, 6 लाख और 6 करोड़, उनमें 100 का फर्क है। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो लार्ज, स्मॉल और मीडियम और माइक्रो के बीच में। माइक्रो में एवरेज जो एम्प्लॉयमेंट होता है 1.7 का एम्प्लॉयमेंट होता है, तो इसलिए बहुत ही छोटी इकाइयाँ हैं, उनका जो आउटपुट है, उनका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बहुत कम है। जो लार्ज यूनिट्स हैं उनमें आपका लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इसलिए ये भी एक इनइक्वालिटी का कारण है कि लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम और माइक्रो। फिर इसके बाद जो हमारी इनइक्वालिटी आती है वो कृषि एंड नॉन एग्रीकल्चर के बीच में। जो कृषि एक जो हमारा जो सेक्टर है उसमें आमदनी बहुत कम है। जो लास्ट सर्वे आया एग्रीकल्चर का उसमें बताया कि प्रति व्यक्ति जो कृषक है उसकी 27 रुपए की आमदनी है सिर्फ प्रतिदिन, यानी कि गरीबी की रेखा के बहुत नीचे। तो कृषक के बीच में और जो नॉन एग्रीकल्चर है उसके बीच में इनइक्वालिटी है। फिर उसके बाद अर्बन रूरल डिवाइड है। अर्बन एरियाज में ज़्यादा इनकम होती है, रूरल एरियाज में कम इनकम होती है, तो ये भी एक इनइक्वालिटी का वो है। फिर उसके बाद कास्ट एंड कम्युनिटी डिवाइड है। कास्ट के बीच में जो अपर कास्ट है, जो लोअर कास्ट है, उनकी आमदनी में फर्क है। फिर कम्युनिटी का है, यानी कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं। तो जैसे जस्टिस सच्चर रिपोर्ट ने दिखाया कि मुस्लिम की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दलित से भी कम है। तो कम्युनिटी में भी एक डिवाइड है। फिर रीजनल डिवाइड है। रीजनल डिवाइड मतलब कुछ प्रांत हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ प्रांत हैं जो पिछड़े हुए हैं। तो रीजनल डिवाइड भी है इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे बिहार है, जो 20 बड़े राज्य हैं उनमें बिहार का दर्जा सबसे नीचे आता है। तमिलनाडु हो गया है, हरियाणा हो गया, वो ऊपर आता है और उसमें रेशियो 4 या 5 का होता है प्रति व्यक्ति आय। इसमें भी एक इनइक्वालिटी है और वो इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि जो हमारा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है वो संगठित क्षेत्र में होता है, वो उन्नत प्रांतों में होता है। वो जो गरीब प्रांत है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दूसरी वजह क्या है, क्योंकि जो गरीब प्रांत है वहाँ पे प्रॉफिट इतना नहीं कमा सकते, तो कैपिटल वहाँ से निकल के अमीर प्रांतों में चला जाता है। तो जैसे बिहार है, बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑल इंडिया क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से आधा है, यानी कि जो सेविंग जो बिहार की है आधी उससे बिहार से चली जाती है बाहर। कहाँ जाती है? दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता वगैरह। तो यहाँ पे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100 से ऊपर है, उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 30, यानी कि जो उनकी सेविंग है वो भी आधी उनके यहाँ से चली जाती है। तो जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वो पिछड़ जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो दिखाता है कि जो पिछले प्रांत हैं वहाँ पे उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है, उनकी सेविंग भी वहाँ से निकल जा रही है। तो जो उनको पहले ही जो गरीब है तो सेविंग कम है, और जो कम सेविंग है उसकी भी आधी सेविंग बाहर निकल जाती है। फिर जेंडर डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर डिवाइड भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है क्योंकि महिलाओं के पास काम नहीं है। जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो काम लेबर फोर्स में नहीं है। तो यानी जेंडर डिवाइड भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इनइक्वालिटी के लिए। अब सवाल उठता है कि ये जो सारे डिवाइड हैं इसको हम बांटे कैसे? ये बांटने के लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो इंडिविजुअल लेवल पे एक्शन है वो सारे समाज में नहीं काम करेगा। तो सरकार की नीतियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं इसके लिए। तो सरकार
1991 के बाद वो रही है ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, मतलब ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमी में जीडीपी तेजी से बढ़ना चाहिए। अब उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा उससे हमें मतलब नहीं है, बस ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसका खामियाजा कहाँ पे जाता है? हमारे पर्यावरण पे और हमारे वर्कर्स पे, क्योंकि वर्कर्स की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि कैपिटल की आमदनी बढ़ी। तो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट की जो फिलॉसफी है उसने हमारे वर्कर्स को मार्जिनलाइज किया और पर्यावरण को। अब पर्यावरण जब नष्ट होती है तो उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? हमारे कृषक के ऊपर और हमारे वर्कर्स के ऊपर। वही है जिनको जो स्लम्स में रहना पड़ता है, बुरी हालत में रहना पड़ता है। हमारी कृषि में जहाँ पे टेम्परेचर का राइज होता है, वेदर चेंज हो रहा है, उसका असर हमारे कृषि के ऊपर पड़ता है। जैसे कि संगरूर में क्योंकि इतना केमिकल्स इस्तेमाल हुआ हमारे कृषि में, वो पानी में नीचे चला गया और वहाँ पे कैंसर बहुत तेजी से बढ़ गया। तो इसलिए संगरूर से गंगानगर तक एक ट्रेन चलती थी जिसको कैंसर स्पेशल बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें रोज 300 लोग वहाँ से गंगानगर जाते थे जहाँ पे किसी उनके क्लोजेस्ट अस्पताल था कैंसर का। तो सुबह जाते थे, अगले दिन जो कीमोथेरेपी करा के अगली रात को ट्रेन लेके वापस आते थे। तो ये पंजाब में उत्पादन तो बहुत बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ कैंसर भी बढ़ा। असर किसके ऊपर पड़ा? जो गरीब आदमी है, जो कि कुएं से पानी लेता है, उसके कुएं में केमिकल्स आ गए, तो पर्यावरण का असर भी हमारे इस पे हुआ। तो इसके पीछे वजह क्या है कि सरकार ने इस प्रकार की नीति अपनाई? 1991 में जब हमारी अर्थव्यवस्था में परेशानी आई तो नई आर्थिक नीतियों की तरफ हम गए। ये नई आर्थिक नीतियां केंद्रित है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। इस सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं कि हम सप्लाई बढ़ाएंगे। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम बिजनेस को ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे। तो बिजनेस को कंसेशन देंगे तो बिजनेस ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो बिजनेस ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो ग्रोथ होगी। तो ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज नॉट द सेम एज इंक्रीजिंग सप्लाईज, बट इट इज टू इंक्रीज द कंसेशंस टू द बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए कंसेशन बढ़ाएं। लेकिन ये कामयाब पॉलिसी तब होगी जब अर्थव्यवस्था में डिमांड होगी। अगर अर्थव्यवस्था में गरीबी है और डिमांड नहीं है तो वो जो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आप मारुति हैं और आप 100 कारें प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी सिर्फ 70 कारें बिक रही हैं, तो आप 100 की कैपेसिटी को 110 क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि आपकी 100 ही नहीं बिक रही, आपकी सिर्फ 70 कारें बिक रही हैं। तो जब तक की डिमांड नहीं होगी तब तक कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इतनी जरूरी नहीं है जितनी कि डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, कि आपको डिमांड बढ़ाना है। डिमांड बढ़ाने के लिए आपको गरीब के हाथ में पैसा देना, और अगर गरीब के हाथ में पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो मुझे याद आता है कि अमेरिका में जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार पहली बार मास प्रोड्यूस की थी, तो जब ये मास प्रोड्यूस कार है तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं मास प्रोड्यूस करके करूंगा क्या? जब तक मेरा वर्कर मेरी कार नहीं खरीद सकता तो मैं मास प्रोड्यूस क्यों करूं? तो वर्कर्स को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी तभी डिमांड बढ़ेगी। तो वर्कर्स को डिमांड बढ़ाने के लिए हमें देना पड़ेगा और ज्यादा। तो इसलिए अभी परेशानी क्या हुई कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी, इस शॉर्ट टर्म पॉलिसी से लॉन्ग टर्म परेशानी देश में आ जाती है। और ये कहा जाता है कि अब तो रिसोर्सेज कम है हमारे पास, अब क्योंकि लॉन्ग टर्म परेशानी है, रिसोर्सेज कम है, तो अब ये होता है कि और ज्यादा कंसेशन देंगे हम बिजनेस को, जिससे कि और ज्यादा, तो हम उस खेल में पड़ जाते हैं कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में बिजनेसेस को कंसेशन देते चले जाते हैं, लेकिन वो हमारी समस्या का समाधान नहीं है और उससे हमारे जो इनइक्वालिटी है देश में वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। फिर सरकार ने 2014 के बाद क्या किया कि पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस क्रिएट किया। पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस मतलब कि समाज में क्राइसिस नहीं था, वो क्राइसिस बना दिया। कैसे? नोटबंदी कर। नोटबंदी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि नोटबंदी काले धन की अर्थव्यवस्था का कोई समाधान नहीं है। हमने देखा कि 99.30% तो नोट वापस आ गए, काले धन में कोई कमी नहीं आई, टेररिज्म में कोई कमी नहीं आई। जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है वो तो 10 तरीके से होता है। आप उससे गन रनिंग से कर सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग से कर सकते हैं, डॉलर से कर सकते हैं, हवाला से कर सकते हैं। और ये भी देखिए काउंटरफिट करेंसी तो सरकार के अनुसार सिर्फ 400 करोड़ थी। अब 400 करोड़ जो काउंटरफिट करेंसी के लिए आपने 15.4 लाख करोड़ की करेंसी को खत्म कर दिया। और
जनरेट करते हैं। तो असर पड़ा असगरी क्षेत्र पे, और जो संगरी क्षेत्र वाले थे उन्होंने अपना कैश कन्वर्ट कर लिया, जो पुराना कैश था उसको नए कैश में कर लिया। तो इसलिए 99.3% तो आरबीआई कहता है। मैंने लेख लिखा था वायर हिंदू में कि मोर देन 100% करेंसी के इम्पैक्ट, क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी से करेंसी आ रही थी कि वो गिन नहीं पा रहे थे, काउंटरफीट करेंसी भी वापस आ गई। तो हमें पता है कि 99.3% में जो नहीं आई 10 लाख करोड़ रुपए, वो कहाँ थी? बांग्लादेश में थी, नेपाल में थी, दुबई में थी। जो वृद्ध लोग थे जो भूल गए थे करेंसी को, तो सारी करेंसी वापस आ गई, काउंटरफीट भी वापस आ गई। तो इसलिए बिल्कुल फेल कर गया। पर लेकिन नोटबंदी कर दिया तो उससे सारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। आपने देखा उस समय क्या हो रहा था, मॉल खाली, दुकानें खाली, प्रोडक्शन में कमी, यहाँ तक कि लग्जरी कारों का सेल्स कम हो गया था। मैंने अपनी जो डिमोनेटाइजेशन वाली किताब है उसमें जिक्र किया है कि जैसे कि आज़ादपुर मंडी जो हमारे देश की सबसे बड़ी मंडी है सब्जी और फल की, वहाँ पे आधे से कम प्रोड्यूस आ रहा था, बाकी आधा खेतों में सड़ जा रहा था, क्योंकि वो उसकी खपत कम हो गई। पूना में खबर आई कि फ्लावर्स बहुत आते थे पूना मार्केट में, फ्लावर्स नहीं आ पाए तो खेत में सड़ गए। तो कृषि में भी उत्पादन में असर पड़ा, तो सब जगह उत्पादन में असर पड़ा और अर्थव्यवस्था क्राइसिस में आ गई। फिर उसके 7 महीने बाद हमने जीएसटी लगा दी। अब जीएसटी भी असंगठित क्षेत्र को बुरा प्रभाव देता है। क्यों देता है? क्योंकि जीएसटी में एक चीज होती है इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट जो है वो संगठित क्षेत्र को मिल रहा है, असंगठित क्षेत्र बाहर है उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो संगठित क्षेत्र का जो प्रोडक्शन वो सस्ता हो गया, असंगठित क्षेत्र का वहीं का वहीं रहा, तो डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र, तो वहाँ पे परेशानी आ गई। तो उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री है जिसमें 30 इकाइयाँ हैं जो प्रेशर कुकर प्रोड्यूस करती हैं, तो जगन्नाथन जी जो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया 2018 में कि हम 5 यूनिट बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो 24% बढ़ रही है। और अगले सेंटेंस में उन्होंने कहा इसलिए कि स्मॉल यूनिट जो है वो कोप नहीं कर पा रहे तो उनकी डिमांड कम हो गई। अब ये चीज़ आपको लेदर गुड्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपको एफएमसीजी इंडस्ट्री, इन सब से मिल रही है। यही खबरें आ रही हैं कि असंगठित क्षेत्र गिरावट में है, संगठित क्षेत्र ऊपर बढ़ रहा है। तो जो के शेप की रिकवरी की बात है वो साफ दिख रही है उसमें। फिर उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, ये 2016 में नोटबंदी, 2017 में जीएसटी, 2018 में एनबीएफसी क्राइसिस आ जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्राइसिस। उसने फिर असंगठित क्षेत्र को और छोटे जो उद्योग है उसको धराशायी कर दिया। और फिर लॉकडाउन, सडन लॉकडाउन में भी असंगठित क्षेत्र में बेतहाशा असर पड़ा। तो इतनी तेजी से नहीं करना चाहिए था, लॉकडाउन को भी आराम से करना चाहिए था, उसमें जो लोग हैं उनकी परेशानी ना हो, पर एकदम से छूटते ही लॉकडाउन कर दिया गया। तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई, वो यूनिट्स बंद हो गए जो असंगठित क्षेत्र के। तो इसलिए ये 4 पॉलिसी ऐसी आई जिसकी वजह से असंगठित क्षेत्र पे बड़ा बुरा असर पड़ा। उसके बाद अब ये सारा हो क्यों रहा? सरकार की एक नीति है कि एक तरफ हम चाय बॉल्स क्रिएट करें जो साउथ कोरिया के हैं, दायू है, सैमसंग है, एलजी है, इस तरह के बड़े बड़े जो सारे क्षेत्रों में हैं और दुनिया में वो ग्लोबली अब आगे बढ़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ भी अडानी, अंबानी, टाटा, इनको चाय बॉल बना दो, सारी इंडस्ट्री इनके हाथ में करते चले जाओ। तो एक तरफ ये कर दें तो इससे क्या हो रहा है कि जो मिडिल बिजनेसमैन है वो घबरा गए। तो जो मिडिल बिजनेसमैन है वो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने देखा 2014 से 2019 के बीच में 23,000 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उन्होंने देश छोड़ दिया, और 2019 में 7,000 और ने छोड़ दिया, और 2022 में फिर 6,500 7,000 लोगों ने छोड़ा। तो उनको डर है कि दबाव पड़ेगा हमारे ऊपर कि हम अपनी इंडस्ट्री को बेच दें इन कॉन्ग्लोमरेट्स को, तो इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जब देश छोड़ के जाएंगे तो आपका बिजनेस क्लाइमेट गिरावट पे, जब बिजनेस क्लाइमेट गिरावट पे होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं करेगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट पीक किया 2012-13 में 36% और उसके बाद गिरावट होकर 30% पे आ गया। तो जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का खराब होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ग्रोथ कम होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा। इसीलिए आपने देखा 2019 के जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े थे वो बताते हैं कि हम 45 साल की चरम सीमा पे पहुंच गए अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। तो बेरोजगारी में तहाशा बढ़ रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका
आपको चाहिए रोजगारी क्रिएट करने के लिए। तो इसको मैं कहता हूँ कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको संगठित क्षेत्र ने कॉलोनाइज कर लिया। जैसे कि ब्रिटिश पावर ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, उसी तरह से यहाँ पे संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र कॉलोनाइज कर रहा है कि संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये कॉलोनाइजेशन हमारे सामने आ रहा है जो कि हमें समझना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसका असर और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम काले धन की अर्थव्यवस्था को इसमें साथ जोड़ते हैं। ये तो मैंने जो बातें बताई इसमें काले धन की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताया। अब काले धन की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएं तो काले धन की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शन है हमारे देश में। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जिसके आधार पर नोटबंदी हुई कि ब्लैक का मतलब कैश। ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता, क्योंकि कैश जो है वो ब्लैक वेल्थ का एक छोटा हिस्सा है। मतलब ब्लैक वेल्थ उस समय करीब मेरे अनुसार 300 से 400 लाख करोड़ रुपए की थी और जो ब्लैक कैश था वो सिर्फ 3 से 4 लाख करोड़ रुपए था, 1% से नहीं कम। तो उस 1% को हटाने के लिए आपने सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त की। तो ये एक मिसपरसेप्शन है कि ब्लैक का मतलब कैश। दूसरा मिसपरसेप्शन है कि ब्लैक सारा रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में ब्लैक जनरेट नहीं होता, वो सर्कुलेट होता है। जनरेशन तो संगठित क्षेत्र में होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ब्लैक है वो रियल एस्टेट में। तो प्रणब मुखर्जी ने जब पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट जारी की थी ऑन ब्लैक इकोनॉमी कॉल्ड व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक इकोनॉमी, तो उसमें भी ये कहा कि सबसे ज्यादा ब्लैक तो रियल एस्टेट में जनरेट होता है। पर रियल एस्टेट में जनरेट नहीं होता, सर्कुलेट होता है। और जनरेशन में और सर्कुलेशन में एक फर्क है जिसको हमें, तो इस तरह के कई मिसपरसेप्शंस हैं। पर सबसे बड़ी जो समस्या है कि काले धन की अर्थव्यवस्था को मैं कहता हूँ इट इज लाइक डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स। गड्ढा खोदिए और गड्ढा भर दीजिए। तो दिन में एक व्यक्ति को लगाइए गड्ढा खोदने के लिए, रात में एक व्यक्ति को लगा दिए गड्ढा भरने के लिए, तो अगले दिन सुबह प्रोडक्शन जीरो, लेकिन 2 लोगों की आमदनी हो गई। तो इसको मैं कहता हूँ एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, बस सिर्फ लोग बिजी रहते हैं। तो जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपकी जब खुशहाली कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अपने पेपर में दिखाया 2005 में कि भारत की अर्थव्यवस्था 5% और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती थी अगर काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था जो $3.5 ट्रिलियन की है वो $24 ट्रिलियन की हो सकती थी अगर काले धन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं होती। तो $24 ट्रिलियन का मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर होती और हमारी प्रॉस्पेरिटी हर व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 7 गुना ज्यादा होती और हमारा इसलिए रोजगार भी ज्यादा होता, उत्पादन भी ज्यादा होता, डेवलपमेंट भी ज्यादा होता। यानी कि काले धन की अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे देश की है, क्योंकि उसके चलते हुए हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, हमारा ग्रोथ इतना नहीं हो रहा, हमारा इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हो रहा। तो ये जो काले धन की अर्थव्यवस्था है ये कैसे चलती है? ये चलती है इलीगैलिटी के चलते हुए कि आप गैर कानूनी काम करते हैं काले धन की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। तो ये जो इलीगैलिटी कैसे इतनी बढ़ गई, वो इसलिए बढ़ी क्योंकि तिगड़ी इसको चलाती है। व्हाट आई कॉल अ ट्रायड, तिगड़ी। तिगड़ी का मतलब करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिकल क्लास और करप्ट एग्जीक्यूटिव। ये तीनों की तिगड़ी है जो कि इलीगैलिटी को बढ़ाती है। ये तीनों आपस में शेयर कर लेते हैं और शेयर जो मिलता है उसके, तो जो भी रूलिंग पार्टी है वो ब्लैक इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करती क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। और आज भी जो आज की रूलिंग पार्टी वो कहती है हमने ब्लैक इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, लेकिन कंट्रोल करने का कोई ये साधन नहीं दिखाती। सबसे बड़ा उसका जो एविडेंस है कि टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए। अगर आपने काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर लिया तो आपका टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हमारा अभी मेरा आर्टिकल आया है वायर में, अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने लिखा, तो हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो जो डायरेक्ट टैक्स का है वो 6% के आसपास है, वो बढ़ा नहीं है। अगर आपने काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर लिया होता तो 6% से बढ़ के वो 30% होता। अब वो 6% के आसपास है, इसका मतलब काले धन की अर्थव्यवस्था पे आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो काले धन की अर्थव्यवस्था चलती है और वो अखबारों में दिखता है, रोज नए नए मुद्दे आते हैं, रोज नए नए केसेस आ रहे हैं। तो काले धन की अर्थव्यवस्था एक इनइक्वालिटी का कारण है, एक अर्थव्यवस्था में रुकावट का कारण है, हमारी बैकवर्डनेस का कारण है, क्योंकि जो नीतियां हैं वो सक्सीड नहीं कर। राजीव
लिए पैसा कम है, स्वास्थ्य के लिए पैसा कम है, जो पब्लिक सर्विसेज है उनके लिए पैसा कम है, तो इसलिए उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ये सारा जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर माहौल में हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर माहौल है उसको मैं कहता हूँ कि हमारे जो देश में जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, जो एलीट क्लास की, वो बदल गई, जो आम आदमी की धारणा है वो बदल गई। और वो बदली क्यों है? क्योंकि हमने जो इंडिपेंडेंस की स्पिरिट थी वो खो दी 1970s के आते आते तक। तो आज जो इक्विटी है, जिसके बारे में बराबरी होनी चाहिए, उसके बारे में जो कंसर्न है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आज हम सिर्फ अपने ही तरफ ध्यान देते हैं, और ये जो फिलोसॉफिकल शिफ्ट है इसके चलते हुए हमने इक्विटी की बात तो कम कर दी, इक्वालिटी की तो बिल्कुल ही बात खत्म कर दी। तो इक्वालिटी तो आजकल एक हमारा मुद्दा रह नहीं गया, इक्विटी भी मुद्दा नहीं रह गया। और इसके पीछे वजह क्या है? मेरा मानना है कि हमारी जो वैश्वीकरण है वो एक मुद्दा है जिसको समझना पड़ेगा कि क्यों हमारा फिलोसॉफिकल शिफ्ट हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का मतलब है आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी का, ट्रेड का, लोगों का, कैपिटल का आदान प्रदान। पर ये जो आदान प्रदान है, ये 1750 के बाद कैनेडी साहब की एक पुस्तक है, उसमें बताया कि 1750 के बाद भारत में जबरदस्त गिरावट है। तो इसको मैं बोलता हूँ वन वे ग्लोबलाइजेशन, एक तरफा वैश्वीकरण। जो एक तरफा वैश्वीकरण, उसमें सारे इन्फ्लुएंसेस बाहर से आ रहे हैं और हमारे जो इन्फ्लुएंसेस बहुत कम हो गए। इसके अलग अलग फेजेस रहे, और इसका जो सबसे बड़ा फेज जो अभी चल रहा है उसको मैं कहता हूँ बाजारीकरण। तो ये जो बाजारीकरण का फेज है, इसके चलते हुए सारी की सारी चीज़ें जो समाज में बदलाव आया है, जो फिलोसॉफिकल चेंज आया है, वो आया है। तो बाजार जो होता है वो तो हरदम होता है। अगर आप जैसे गांव में हैं, आप बार्टर करते हैं, तो बार्टर भी एक मार्केट है कि आपने कपड़ा दिया, आपको गेहूं मिल गया, आपने जूते बनाए और आपने जूते दिए तो उसने कपड़ा दिया या खाना दिया, तो वो भी एक मार्केट है। मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सचेंज। पर बाजारीकरण का मतलब है कि मार्केट के प्रिंसिपल सारे सोशल इंस्टीट्यूशन में खुल गए, तो वो बाजारीकरण है। तो जो बाजारीकरण है इसके प्रिंसिपल्स क्या है? इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है डॉलर वोट। आपके पास $1 है तो 1 वोट है, आपके पास $1,00,000 है तो 1 लाख। यानी यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, 1 पर्सन 1 वोट नहीं चलता। कौन मार्केट डिसाइड करता है? जिसके पास ज्यादा परचेजिंग पावर है। तो सैमुअलसन साहब की जो बुनियादी पुस्तक है, जो BSc जो BA वगैरह में पढ़ाई जाती है, उसमें उन्होंने कहा कि परचेजिंग पावर इज व्हाट डिसाइड्स द मार्केट। जिसकी जितनी ज्यादा परचेजिंग पावर है, तो एक अमेरिकन 30 भारतीयों के बराबर है, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे 30 गुना ज्यादा है। तो कौन डिसाइड करता है वर्ल्ड के मार्केट को? अमेरिका या OECD कंट्रीज। भारतीय नहीं डिसाइड करता। भारत में जो उन्नत प्रांत है वो डिसाइड करेंगे पॉलिसीज, ना कि जो बैकवर्ड है। तो इस तरह से 1 पर्सन 1 वोट नहीं होगा, और जो जितना हाशिए पे खड़ा है उतना और हाशिए पे हो जाता है। तो ये जो डॉलर वोट है उसके चलते हुए डेमोक्रेसी अंदर में आई। जो हमारी डेमोक्रेसी जहाँ पे कि जैसे गांधी ने कहा अंतिम व्यक्ति की बात, अंतिम व्यक्ति तो बिल्कुल अंतिम में आ गया, और जो अमीर है वो हावी हो गया हमारी पॉलिसीज में। तो ये एक बड़ा चेंज है। दूसरा जो आया प्रिंसिपल, मोर इज बेटर। मतलब जितनी खपत करेंगे उतना आपका वेलफेयर है। आपके पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट, एक कार है तो दूसरी कार, एक घर है तो दूसरा घर। तो कंजम्पशन फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन। इसके चलते हुए पर्यावरण पर असर पड़ा, इसके चलते हुए क्लाइमेट चेंज आ गया। और क्लाइमेट चेंज का असर ये है कि आज एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना बहुत बड़े लेवल पे है। जर्मनी में इतनी बाढ़ आ गई, बीजिंग में सूखा पड़ गया, आपने देखा कैलिफोर्निया में आग लग गई, स्पेन में आग लग गई जहाँ पे आग नहीं लगती थी, वगैरह वगैरह। हमारे देश में भी बारिश पड़ती है जबकि ये बुनियादी वो नहीं होता। तो ये जो मोर इज बेटर है, इसका मतलब कि सैक्रिफाइस इज नॉट अ वर्च्यू। जबकि समाज को बनाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, परिवार को बनाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पर मोर इज बेटर, आप टाइम बता दीजिएगा। तो ये मोर इज बेटर जो है, इसकी वजह से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और कंज्यूमरिज्म आ गया। कंज्यूमरिज्म का मतलब कंजम्पशन फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन। और उससे आज हम लोग आईफोन बदल ले, कपड़े बदल ले, कारें बदल ले, मॉडल बदल ले, उसकी तरफ ध्यान जा
कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स से कहते हैं कि रैशनल इंडिविजुअल मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल, मतलब आपको अपना प्रॉफिट इंडिविजुअली आपको मैक्सिमाइज करना है। तो इसका मतलब कलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि आप तो इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हो। तो कलेक्टिव एक्शन का मतलब ट्रेड यूनियंस हो गए, कलेक्टिव एक्शन का मतलब टीचर्स एज ए ग्रुप हो गया, वो सब खत्म हो गया, एवरीबॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, तो कलेक्टिव एक्शन कम हो गया है। फिर एक आइडिया है इकोनॉमिक्स में, होमो इकोनॉमिकस, ओनली इकोनॉमिक्स मैटर्स, सोशियोलॉजी डजंट मैटर, पॉलिटिक्स डजंट मैटर। तो इसलिए इक्वालिटी के तो जो सेंस है वो तो आपका जो पॉलिटिक्स से आएगा, वो तो सोशियोलॉजी से आएगा। तो इकोनॉमिक्स ओनली मैटर्स, नॉट सोशियोलॉजी, नॉट पॉलिटिकल साइंस। तो फिर जो इक्वालिटी का सेंस ही खत्म हो गया, जैसे मैंने कहा, इक्विटी का सेंस खत्म हो गया। तो ये जो एटमाइज्ड इंडिविजुअल है, जो आज का एटमाइज्ड, हम सब एटमाइज्ड इंडिविजुअल हो गए हैं, हम कलेक्टिविटी की तरफ नहीं सोच रहे। तो समाज में ये बात बहुत तेजी से फैल गई है कि अब हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये वैश्वीकरण, जो एक तरफा वैश्वीकरण, जिसको हजारीकरण कहते हैं, इसने हमारे दिमागों पे असर डाला है और इसने हमारी थिंकिंग को ज़बरदस्त चेंज कर दिया। इसके चलते हुए आप देखेंगे राइट विंग पॉलिसीज अब डोमिनेट करती हैं। सब जगह एक शिफ्ट हो गया है। भारत में इमरजेंसी आई, इमरजेंसी से हमारी नीतियां राइट विंग की तरफ चली गई, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली। आज दुनिया में देखिए, अभी अर्जेंटीना में जो इलेक्शन हुआ परसों, राइट विंग। आप जर्मनी में देखिए, एंजेला मेर्केल के बाद जो आए वो राइट विंग है। प्रेसिडेंट मैक्रोन लीपेन से कम राइट विंग है पर है राइट विंग। अमेरिका में ट्रम्प साहब। तो राइट विंग का एक फोर्स दुनिया में, क्योंकि वैश्वीकरण जिस प्रकार का हो रहा है, जिससे बाजारीकरण चल रहा है, वो है। तो आज हमें पता है कि बाजार में गरीब की कोई हस्ती नहीं है, क्योंकि वो तो डॉलर वोट पे चल रहा है। तो गरीब की कोई हस्ती नहीं है, गरीब का जो समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आज बाजारीकरण चल रहा है। क्योंकि जो गरीब आदमी है वो मार्शलाइज हो गया है, डॉलर वोट चल रहा है। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है एक और बड़ी समस्या, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के चलते हुए आज बहुत बड़ी समस्या, हर जगह मैकेनाइजेशन हो रहा है, हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है। पहले हम बैंक के अंदर जाते थे, बैंक के अंदर जाके पैसा निकालना, जो भी सब करना है वो सब करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब यह कि सारा कुछ तो हम काम चला लेते हैं इंटरनेट से, अपने कंप्यूटर से बैंक में पैसा ट्रांसफर किया, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, एटीएम से कैश निकाल लिया, पासबुक भरवा ली। तो जो बैंक का काम 1000 गुना बढ़ गया है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट बैंक का है वो आधा हो गया। उसी तरह मारुति का मैं उदाहरण देता हूँ कि आज से 5 साल पहले 10 रोबोट और 10 आदमी काम करके एक कार 58 सेकंड में निकलती थी। अब 38 सेकंड में निकलती है 20 रोबोट और 5 लोगों के साथ। तो आप देखेंगे कि जो संघर्ष क्षेत्र है, इसीलिए वहां पे सिर्फ 6% लोग काम करते हैं। वजह यह है कि मैकेनाइजेशन हो रहा है। कृषि में भी मैकेनाइजेशन हो रहा है जबरदस्त। वहां पे हार्वेस्टर, कंबाइन, ट्रैक्टर्स और जो ये आलू खोदने की मशीन, थ्रेशर, ये सब आ गए। तो कृषि में कोई रोजगार पैदा नहीं हो रहा, तो वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो उसके चलते हुए जो काम करने वाला है उसको काम नहीं मिल रहा। तो देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काम नहीं जनरेट कर रही। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से चैट जीपीटी 4 अभी आया, उसको बोला कि आप इस विषय में एक ऐसे लिख दीजिए, उसने 3 सेकंड में ऐसे लिख दिया 1000 वर्ड का। फिर उसको बोला इसको ग्रेड कर दीजिए, तो उसको ग्रेड भी कर दिया। तो टीचर की क्या जरूरत है? टीचर डिस्प्लेस हो जाएगा, डॉक्टर डिस्प्लेस हो जाएगा। और अभी तो हम चैट जीपीटी 4 की बात कर रहे हैं। जब अगले 5 साल में चैट जीपीटी 10 आएगा तो आर्टिस्ट की, पेंटर की, स्कल्पटर की, इनकी भी जरूरत नहीं रहेगी। और फेक न्यूज बड़ी आसानी से जनरेट हो जाएगा। किसी का सिर किसी पे लगा दीजिए, किसी की वॉइस किसी पे लगा दीजिए, तो सारी आपकी पॉलिटिक्स इफेक्ट हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी जो है वो स्किल लेवल को भी डिस्प्लेस करेगा। अभी तक तो जो टेक्नोलॉजी है वो अनस्किल्ड लेवल को डिस्प्लेस कर रहा था। कॉल सेंटर, बीपीओ तो खत्म हो जाएंगे अगले 2 साल में। बाकी जो स्किल है जैसे डॉक्टर वगैरह, उनके भी काम बहुत बड़े लेवल पे अब डिस्प्लेस होने वाले हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही ज़्यादा समस्या आगे आने वाले समय में क्रिएट करेगी और उसकी तरफ हमारा ध्यान
फाइनेंशियल इलिटरेसी वो और पीछे चला जाएगा, और जिसके पास कंप्यूटर लिटरेसी होगी वो तो आगे और बढ़ जाएगा। तो इससे हमारी इनइक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, गरीबी जो है और बढ़ेगी। तो गरीबी जब बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए अब वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। वो कह रहा है जिसके पास काम नहीं उसको पैसा दे दो। पर ये आप समझिए ये कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। कि कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है यू पे फॉर द वर्क डन, यू डोंट पे फॉर वर्क नॉट डन। अगर आपने काम किया है तो आपको तनख्वाह मिलेगी, आप काम नहीं कर रहे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसीलिए WTO में सब्सिडी अलाउड नहीं है, क्योंकि सब्सिडी का मतलब है कि आपको मुफ्त में पैसा मिल रहा है। तो WTO सब्सिडी के खिलाफ था, इसलिए हमारी कृषि वगैरह में सब्सिडी हटाने की बात थी। लेकिन अब खुद ही कह रहे हैं कि हमें तो पे करना पड़ेगा, नहीं तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो आउटपुट कैसे होगा। तो इसलिए ये कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। कैपिटलिज्म आज कह रहा है कि आप पे करो, लोगों के हाथ में पैसा दो, पर लोगों के हाथ में पैसा दोगे तो डिग्निटी कहाँ से आएगी? डिग्निटी तो काम से आती है, तो डिग्निटी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की खिलाफत कर रहा हूँ 2015 से, जब से वर्ल्ड बैंक ने ये सुझाव दिया कि इससे लोगों में डिग्निटी नहीं आएगी, इससे लोगों का एलिनेशन बढ़ेगा। जब एलिनेशन बढ़ेगा तो आपकी जो नीतियाँ हैं वो आप जो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब मेरे कुछ ग्राफ थे तो PPT में अब दिखा तो नहीं सकता, पर ये अगर आप देखें तो 2012-13 के बाद 2012-13 से 2014-15 तक हमारा GDP बढ़ता चला गया, उसके बाद स्टैग्नेट किया और फिर जबरदस्त गिरावट आई। तो ये मेरे पास 3 ग्राफ है, पर वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो इसके पीछे वजह, जैसे मैंने कहा, क्यों गिरावट इतनी तेजी से आ रही है, उसकी वजह है गैर बराबरी, इनइक्वालिटी का बढ़ना। इनइक्वालिटी का बढ़ने का मतलब नीचे के तबके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसलिए डिमांड कम है, और जब वो डिमांड कम होगी तो फिर परेशानी और बढ़ जाएगी। इसमें सरकार की नीतियों का बड़ा हाथ है। सरकार की नीतियाँ क्या है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुँचाए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, बजट में कह रहे हैं हम तो इन्वेस्टमेंट बेतहाशा बढ़ा रहे हैं। हमने पहले 7.5 लाख करोड़ कर दिया, फिर 10 लाख करोड़ कर दिया, पर वो कहाँ जा रहा है? वो उन प्रोजेक्ट्स में जा रहा है जो कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए। बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े आपके जो फ्रेट कॉरिडोर, उसमें तो आपने देखा कि जब पहले जहाँ पे सैकड़ों लोग काम करते थे, अब 5-10 लोग काम करते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोजर, क्रेन के साथ। तो उसमें भी रोजगार नहीं पैदा होता उतना जितना होना चाहिए, पर वहाँ जा रहा है। और कटौती कहाँ हो रही है? जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें कि 98,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था, उसको 70,000 करोड़ कर दिया, और फिर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया। तो जब वहाँ पे आप कटौती करेंगे तो लेबर इंटेंसिव एरियाज में कट होगा। फिर एजुकेशन में कट कर दिया, वहाँ पे रोजगार पैदा होता है। हेल्थ में कट कर दिया, वहाँ पे रोजगार पैदा होता है। तो जिन क्षेत्रों में रोजगार ज़्यादा पैदा होता है वहाँ पे कटौती हो रही है, और जिन क्षेत्रों में रोजगार कम पैदा होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार की नीतियाँ हैं वो प्रमोट कर रही हैं कॉर्पोरेट कल्चर, और वो कॉर्पोरेट कल्चर को प्रमोट कर रही है, इसीलिए ये जो समस्या है वो और ज़्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो इसको मैं कहता हूँ कि देयर इज लैक ऑफ सोशल जस्टिस। सरकार की नीतियों में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इक्विटी वो सामने नहीं आ रहा है। तो ये जो एक चीज़ इसके साथ और जो जुड़ी है वो शिक्षा की जुड़ी है। शिक्षा पद्धति हमारे देश में बहुत ही खराब हो गई है। यानी कि एसर की रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2005 से आ रही है, वो दिखाती है कि जो गांव के स्कूल हैं उनमें 5वीं जमात के आधे बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते। यानी कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके वो बेसिक कैपेबिलिटी नहीं है, और वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और जब ड्रॉप आउट करते हैं तो वो परेशानी में आ जाते हैं। तो बहुत कम हमारे बच्चे हैं जो ऊपर से टॉप लेवल पे जा पाते हैं और जिनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो हमारे सारे जो परेशानी है, इसी की वजह से बेरोजगारी इतनी है, इसी की वजह से हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कम है। क्योंकि जब शिक्षा नहीं होगा, आपकी कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें हमने दिखाया कि 320 मिलियन इंडियंस के पास कुछ ढंग का काम है, लेकिन 280 मिलियन है, 28 करोड़ जिनके पास काम है ही नहीं या ढंग का काम नहीं। यानी ये जो 32 करोड़ लोग हैं, इनको 140 करोड़ लोगों को सपोर्ट करना है। यानी हर एक व्यक्ति को 4.2 व्यक्तियों को सपोर्ट करना है। अगर ये 280 मिलियन को भी काम मिल जाता है 28 करोड़ को, तो
तो 35,000 नौकरियों के लिए 1.3 करोड़ लोगों ने, बच्चों ने अप्लाई किया। तो आप ये समझिए कि सबसे निचले तबके की जो नौकरी है उसके लिए आप MBA अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए BTech MTech अप्लाई कर रहे हैं, PhD से अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने PhD कर ली और आप पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेतहाशा कितनी जो हताशा और निराशा इस समय बच्चों में ड्रिंक्स और ड्रग बहुत ज़्यादा है, जिसको सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं, क्योंकि वो अब काम मिल नहीं रहा, 3 बार 4 बार 5 बार इम्तहान ले लिया, घर में पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपके ऊपर इतना लाखों रुपया खर्च कर दिया, आप तो निकम्मे हैं। तो वो फिर वायलेंस आ गया, क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं है, घर में छीना झपटी हो रही है, तो घर में वायलेंस आ गया है, और फिर नेबरहुड में चोरी चपाटी हो रही है। तो ये जो यूथ की समस्या है, जो बेरोजगारी की, वो बहुत ही बढ़ी है और उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसका मेरा मानना है कि अगर इसका हमें समाधान निकालना है तो गांधी एक ऑल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं। गांधी ने जो प्रिंसिपल्स दिए वो बाजार के बिल्कुल विपरीत है। तो उनका विचार था कि नॉन वायलेंस सबसे पहले, और नॉन वायलेंस का मतलब है नेचर के प्रति भी नॉन वायलेंस, दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी, और जो जानवर है उनके प्रति, क्योंकि वी आर ऑल वन एंड द सेम, द स्पिरिट इज द सेम। तो नॉन वायलेंस में आता है कि फिर आप ये गैर बराबरी नहीं कर सकते। फिर अंतिम व्यक्ति की बात उन्होंने की, यानी कि डेमोक्रेसी की बात। फिर प्रैक्टिस की बात उन्होंने की कि प्रैक्टिस और थ्योरी में करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने वॉलंटरी पॉवर्टी की बात की। वॉलंटरी पॉवर्टी के मतलब है कि आप गिव अप कर देंगे कंजम्पशन को, मतलब कोई आपको जबरदस्ती नहीं करा सकता, आपको खुद समझना है कि आपको कंजम्पशन कम करना है। तो मैं कंक्लूड करूँ, समय ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा मैंने समय ले लिया। तो जो गैर बराबरी, जो इनइक्वालिटी है, वो एक सोसाइटल इशू, वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, वो ऐसा नहीं कि ऐसा होना ही है। इट इज़ अ सोसाइटल इशू, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। हमने जो स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ी की है, इसलिए ये हो रहा है। फिर सरकार की जो नीतियाँ हैं वो इसके पीछे